सोसाइटी में। लेकिन आज की ट्रेनिंग में हम थोड़ा सा मोरल को साइड करेंगे, सिर्फ हम बात करेंगे मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी या क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में। क्योंकि आज बात करेंगे हिस्ट्री और प्रेजेंट की, आज बात करेंगे कोऑपरेटिव के इतिहास की, ठीक है। मोरल पे आएंगे बाद में, इससे पता चलेगा कि मोरल कोऑपरेटिव की मजबूती कितनी है, और कोऑपरेटिव का इतिहास भूगोल से पता चल जाएगा कि कोऑपरेटिव कितना बड़ा मजबूत एक संस्था है जिसके अंतर्गत आप काम कर रहे हैं। तो समझिए पहले कोऑपरेटिव का इतिहास। कोऑपरेटिव का मतलब समझते हैं क्या होता है? सहकारिता। समझते हैं सहकारिता विभाग? सहकारिता, और सहकारिता का भी एक मतलब होता है। सहकारिता का मतलब होता है कि मिलकर आगे बढ़ना, समूह के साथ। सहकारिता का मतलब होता है मिलकर आगे बढ़ना। अब इसका मतलब हुआ, अब दुनिया में सबसे पहले जानने के बाद कि भारत में आने से पहले कोऑपरेटिव दुनिया में पहली बार कब आया, ठीक है। तो दुनिया में पहली बार 1844 में कोऑपरेटिव की स्थापना हुई, ठीक है, इंग्लैंड में, ठीक है। और भारत में इसकी शुरुआत हुई 1904 में। चीजों को समझिएगा, ठीक है। और इसका एक मूल सिद्धांत है, इसका एक मूल सिद्धांत है जिसका नाम है कि एक सबके लिए और सब एक के लिए। कोऑपरेटिव का जो मूल सिद्धांत, इसका जो गठन किया गया, उसका एक ही फंडामेंटल था कि एक सबके लिए, यानी हर आदमी को सहयोग करेगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से इस कोऑपरेटिव की स्थापना की गई। कोऑपरेटिव का जब 1844 में स्थापना इंग्लैंड में हुआ, तो उस जो जिस सिटी से इसका स्थापना मतलब शुरुआत हुई, प्रशांत जी ने बोला था थोड़ा स्लो बोलिएगा, मैं बीच बीच में थोड़ा सा फास्ट हो जा रहा हूं कि जब 1844 में इसकी शुरुआत हुई, वो इंग्लैंड में से शुरुआत हुई थी, ठीक है। इंग्लैंड में जब इसकी शुरुआत हुई तो एक आंदोलन, मतलब इसको कह सकते हैं कि सहकारी आंदोलन की तरफ से मतलब इसका शुरुआत हुआ। और जिस सिटी से शुरुआत हुई थी उस सिटी का नाम था रोसडेल। रोसडेल बोल के एक सिटी है इंग्लैंड में, वहां से इसकी शुरुआत हुई थी। और जिस सोसाइटी का नाम था उसको मात्र सिर्फ 28 लोगों ने शुरू किया था। वो लोग थे, आप समझते होंगे उन्हें क्या कहते हैं हम, बुनकर, मतलब जो कपड़ा बुनते हैं, जो बुनिया शायद बोलते हैं या बुनकर बोलते हैं उनको। उन्होंने 28 लोगों ने मिलकर एक कोऑपरेटिव की स्थापना की थी 1844 में, जिसका नाम था रोसडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पायोनियर्स। इस नाम से उस पहली सोसाइटी की शुरुआत हुई। और उसका उन्होंने एक सिद्धांत बनाया कि हम, ये हमारी क्राइटेरिया है और हम इस क्राइटेरिया को फॉलो करेंगे। जब उन्होंने 1844 में इसकी स्थापना की थी तो उसका नाम रखा रोसडेल सोसाइटी ऑफ इक्विटेबल पायोनियर्स। ये 28 लोगों ने बुनकर इसका समूह। सिद्धांत उनका क्या था इस सोसाइटी का बनाने का, कि जो भी होंगे इसके सभी बराबर के हिस्सेदार होंगे, जिनकी भी सदस्यता होगी वो बराबर की होगी, ठीक है। उसके बाद इसमें लोकतांत्रिक, मतलब सभी लोगों का नियंत्रण होगा इस पे, बराबरी का। और सभी लोगों का इक्विवेलेंट, मतलब उसमें हम कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट होगा, मतलब आर्थिक सहभागिता भी उसमें सब लोगों की होगी, बराबरी की। और नॉलेज, शिक्षा और प्रशिक्षण बराबर सबको दिया जाएगा उसको लेके। और सभी लोगों का एक साथ सामुदायिक विकास हो, इसका मूल सिद्धांत, इसकी वजह से कोऑपरेटिव का शुरुआत हुआ था। 1844 में इंग्लैंड से शुरुआत थी, 1904 में भारत में इसकी एंट्री हुई, ठीक है। तो यहां से कोऑपरेटिव की शुरुआत हुई थी, इतिहास जो हिस्ट्री शुरू हुई थी, ठीक है। भारत में जब ये शुरुआत हुआ तो 1904 में इसकी शुरुआत हुई। उसमें 1904 में एक एक्ट बनाया गया, क्योंकि भारत में जब आया तो एक कानून के अंतर्गत इसकी स्थापना की, जिस एक्ट का नाम था कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904, ठीक है। जैसे हम अभी बात करते हैं एमएससीएस एक्ट 2002, हम एक अभी जो बताते हैं लोगों को तो हम कहते हैं कि मोरल क्रेडिट एक्ट 2002 एमएससीएस के अंतर्गत रजिस्टर्ड है। लेकिन 1904 में जब भारत में इसकी एंट्री हुई थी कोऑपरेटिव सोसाइटी की, उस समय भी कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी एक्ट 1904 बनाया गया था, ठीक है। उसके बाद
इसको ग्रामीण क्षेत्रों में विकास में क्रेडिट कोऑपरेटिव को जो था, इसको अनुमति मिली, मतलब विलेज एरिया में काम करने का, ठीक है, 1904 में। 1912 में फिर इसमें थोड़ा सा और अपडेशन हुआ। अभी हमारा देश आजाद नहीं हुआ था, तब से क्रेडिट कोऑपरेटिव भारत में चल रही है, ठीक है। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट फिर 2012 बना। दो, अब ध्यान रखिएगा कि कितनी बार कानूनों में बदलाव हुआ। 1904 में पहली बार कानून बना, जब पहली बार विदेश से अपने देश में आया था कोऑपरेटिव। 1912 में फिर इसके कानून में संशोधन हुआ, वहां भी एक्ट 2000। उसके बाद अब यहाँ पे क्या थोड़ा सा संशोधन हुआ कि गैर क्रेडिट संस्थाओं को भी मान्यता मिली। मतलब अब रही बात कि गैर क्रेडिट सहकारी, मतलब समझ रहे हैं आप, अब कोऑपरेटिव का लाइसेंस अब सिर्फ क्रेडिट के लिए नहीं, अब अदर सेगमेंट के लिए भी। जैसे आप फूड में काम कर रहे हो, मिल्क में काम कर रहे हैं, हाउसिंग में काम कर रहे हैं, मैं आगे बताऊंगा इसके बारे में। यानी कि गैर सहकारी संस्था जो थी कोऑपरेटिव की, उनके लिए भी यहाँ पे इनको भी मान्यता एज ए कोऑपरेटिव में दी गई 1912 में। 1904 में क्रेडिट कोऑपरेटिव की शुरुआत हुई थी, लेकिन 1912 में कोऑपरेटिव का जो लाइसेंस अन्य संस्थाओं के लिए भी इस कानून में बदलाव किया गया और दिया गया। फिर 1947 के बाद जब हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है, तो इसको ना ग्रामीण विकास का एक महत्वपूर्ण माध्यम बनाया गया। मतलब कि 1947 के बाद इसके ऊपर सरकार ने एक अच्छी तरह से फोकस किया कि जो विलेज लेवल के लोग हैं, जो गांव में रहते हैं, उनके उत्थान के लिए इसको इसका मेन जरिया बनाया गया कोऑपरेटिव का। इसके थ्रू गांवों में ज्यादा से ज्यादा विकास हो, छोटे छोटे लघु उद्योग बनाए जाएं, उनको लाइसेंस दिया जाए, चाहे वो किसी तरह का उत्पादन हो, कृषि से रिलेटेड, पशुपालन से रिलेटेड, दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड। तो उनको लेके बढ़ावा देने के लिए कोऑपरेटिव का 1947 के बाद ज्यादा फोकस गया, मतलब इसका माध्यम बनाया गया कि ज्यादा विकास हो। फिर 1954 में देखते जाइएगा, 1904, 1912, 1947, 1954। फिर 1954 में ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे की सहकारिता को कृषि ने का मुख्य मतलब साधन बनाया गया। मतलब ऑल इंडिया रूरल मतलब क्या होता है, विलेज एरिया, ठीक है। एक अर्बन होता है, एक रूरल होता है। अर्बन में शहरी आ जाता है, रूरल में गांव साइड के एरिया, मतलब जो विलेज होते हैं वो आ जाते हैं रूरल में। तो 1954 में ऑल इंडिया रूरल क्रेडिट सर्वे किया गया एक पूरा भारत में, ठीक है। और सहकारिता को, इसको कृषि मंत्रालय के अंतर्गत ऐड कर दिया गया 1954 में। इसका विकास का लिए मुख्य साधन बना दिया गया 1954 में। मतलब इसको एक मंत्रालय के अंतर्गत ऐड कर दिया गया। अब भारत में जो मैं पहले ही बताया कि किस तरह से कोऑपरेटिव का अलग अलग विभागों में इसका बंटवारा किया गया, मतलब कि ऐड किया गया। उसमें पहला आपका क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो गया, जिसमें हम सीआर लिखते हैं। अब क्रेडिट का लाइसेंस किन किन विभागों के, कोऑपरेटिव का लाइसेंस किन किन विभागों के लिए मिलता है, ये आपका जानना जरूरी है। ये इसलिए जानना जरूरी है कि मार्केट में बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो कोऑपरेटिव का लाइसेंस लेते किसी और काम के लिए हैं, लेकिन काम करते हैं पैसा लेने का। लाइसेंस लिया एग्रो कोऑपरेटिव का, लाइसेंस लिया फूड एंड बेवरेज कोऑपरेटिव का, लाइसेंस लिया हाउसिंग कोऑपरेटिव का, इन काम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कोऑपरेटिव का। यानी वो मार्केट से पैसा लेना। रुद्रपुर में एक कंपनी आई थी जो थी तो शायद कोऑपरेटिव, नाम मुझे याद नहीं है, कुछ लोग हमारे जानने वाले काम किए थे उसमें, और लेकिन वो गलत तरीके से पैसा ले, वो एग्रो कोऑपरेटिव कुछ थी, इन काम वो पैसा कलेक्शन कर रही थी, ऑडिट में पकड़ी गई, बंद हो गया। तो मार्केट में आपको ये भी सुनने को मिल सकता है, लोग उतना डीपली नहीं जाते हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि वो फलानी कोऑपरेटिव थी, वो भी तो बंद हो गई। तो आप पता करें कि कहाँ। मैंने पहले ही बताया कि 3 वजह से कोऑपरेटिव, किसी भी कोऑपरेटिव पे आंच आएगा। या तो जो ऑनर है, जिन्होंने इस कोऑपरेटिव का स्थापना, मतलब इस कंपनी की स्थापना की हो, वो बंद कर ले, या किसी ऑडिट में आप पकड़े जाएं, कुछ आपका लेन देन सही नहीं हो, लीगल आपका सही नहीं हो, तब आपके ऊपर सरकार एक्शन लेगी, या सरकार ही इस कानून को रद्द कर दे, ठीक है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, गलत लाइसेंस लगते हैं, गलत तरीके से काम करते हैं, तो फिर वो ऑडिट में पकड़े जाते हैं, तो बंद हो जाते हैं। तो क्रेडिट कोऑपरेटिव का लाइसेंस मिलता है कोऑपरेटिव का। उसके बाद हाउसिंग कोऑपरेटिव का भी लाइसेंस मिलता है। उसके बाद कंज्यूमर कोऑपरेटिव का भी लाइसेंस मिलता है, ठीक है। उसके बाद मार्केटिंग कोऑपरेटिव का भी लाइसेंस मिलता है। उसके बाद आपको डेयरी प्रोजेक्ट के लिए, जो मैं बता रहा हूँ ना, दुग्ध उत्पादन के लिए, तो डेयरी प्रोजेक्ट के लिए भी, जैसे आप मार्केट में देख रहे होंगे अमूल, मदर डेयरी,
कुछ लोकल स्टेट में, जैसे हमारे यहाँ बिहार में सुधा, राज, इस तरह के हैं, इन लोग को भी कोऑपरेटिव का लाइसेंस मिलता है डेयरी प्रोजेक्ट से रिलेटेड। कृषि सहकारिता मतलब एग्रो कोऑपरेटिव, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई आप काम कर रहे हैं। और एक आता है मल्टी स्टेट कैटेगरी, मतलब 7 तरह के लाइसेंस मिलते हैं। अब आप कहेंगे सर एक तो आपने शुरू में बताया क्रेडिट कोऑपरेटिव, अब एक बता रहे हैं मल्टी क्रेडिट। क्रेडिट कोऑपरेटिव जिनका लाइसेंस मिला होता है, समझ रहे हैं, उसमें अगर वो एक्ट 2002 के अंतर्गत उनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, मतलब वो तो मतलब होता क्या कि मल्टी स्टेट हो जाता है कि एक ही लाइसेंस पे कई स्टेटों में काम करने का, और किसी ने सिर्फ एक ही राज्य का लिया है, यानी क्रेडिट कोऑपरेटिव का उसके पास लाइसेंस है, मल्टी स्टेट में वो नहीं आता है। और एक ही लाइसेंस पर अगर वो कई स्टेट में काम कर रहा है तो मल्टी स्टेट के लाइसेंस में आता है। ठीक है, तो 7 तरह के जो विभाग है जिनके लिए कोऑपरेटिव का लाइसेंस दिया जाता है। अब सोचिए कि आप ये जानने और रिसर्च करने की चीज है कि हम क्रेडिट कोऑपरेटिव में काम करते हैं और कोऑपरेटिव का लाइसेंस कई जगह के लिए मिलता है। तो ये सब जानकारी होना जरूरी है कि पैसा लेने का अधिकार उन्हीं को है जिनके पास क्रेडिट कोऑपरेटिव का लाइसेंस प्राप्त है। ठीक है, बाकी इसके अलावा मतलब बाकी विभागों के लिए अगर किसी को लाइसेंस प्राप्त है, वो पब्लिक से मेंबर बना के पैसा नहीं ले सकते हैं। एज ए गवर्नमेंट रूल उनके ऊपर लागू होता है, और अगर ले रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए आप, वैसे मैंने बता दिया, वही सुधा हो गया, इफको जो खाद वाद बनाती है वो भी कोऑपरेटिव का आते ही है। ठीक है, तो इस तरह से जो भी है लाइसेंस। अब ये समझिए कि मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी क्या है, जिसको हम MSCS बोलते हैं। ठीक है, वो मैंने शुरू में ही बता दिया कि ये एक से ज्यादा जिनको राज्यों में काम करने का लाइसेंस प्राप्त हो उसका मल्टी स्टेट के नाम से आते हैं। ठीक है, और ये एक्ट 2002 के अंतर्गत आते हैं। 2002 के पहले जो भी लाइसेंस दिए जाते थे वो सिंगल स्टेट के लिए लाइसेंस दिए जाते हैं, मतलब दिए जाते थे। अब उस समय अगर आपको एक से दूसरे राज्य में काम करना है तो उस राज्य के लिए आपको एक दूसरा लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता था। लेकिन 2002 में माननीय अटल बिहारी जी की अध्यक्षता में राज्यसभा लोकसभा में एक कानून बना जिसे MSCS का नाम दिया गया, मल्टी स्टेट क्रेडिट सोसाइटी का, और उसका एक्ट 2002 के अंतर्गत इसका रजिस्ट्रेशन हुआ, और ये इसका पंजीकरण केंद्र सरकार के अधीन होता है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का अधीन होता है, किसी स्टेट गवर्नमेंट का अधीन नहीं। आपका रजिस्ट्रेशन कोऑपरेटिव का भारत सरकार के अधीन है, किसी इंडिविजुअल किसी एक स्टेट के अधीन नहीं है। तो ये सब चीजें जानने की जरूरत है कि आप जहां काम कर रहे हो किस तरह से लीगल होता है। ठीक है, और आज के डेट में इसका नियंत्रण जो है प्रशासनिक नियंत्रण है और भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, और अभी जस्ट मतलब इसी साल 2025 में अब एक अलग से सहकारिता मंत्रालय बना दिया गया, जिसके मंत्री अमित शाह जी, अलग से सहकारिता विभाग एक बनाया गया है, और ये रजिस्ट्रार वगैरह इसके ऑडिट वगैरह देखते हैं। ठीक है, अब मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी है क्या, जो आपने जान लिया कि मल्टी स्टेट का लाइसेंस किस लिए मिलता है, एक से ज्यादा राज्यों में। इसका लाइसेंस मिलता है किस लिए, ये मिलता है कि सदस्यों से जमा स्वीकार करती है। मतलब कि हम जब भी कोऑपरेटिव का फॉर्म भरते हैं, हम शुरुआत में हमेशा 2 फॉर्म भरते हैं, आपको पता होगा। एक रेड कलर का जिसमें मेंबर का होता है रजिस्ट्रेशन, आपको सोसाइटी मेंबर मिलता है नंबर रजिस्ट्रेशन, और एक ब्लू कलर का जो जिसमें आप प्लान की डिटेल लाते हैं कि किस प्लान में आप पैसा इन्वेस्ट करा रहे हैं अपने मेंबर का। ठीक है, तो डिपॉजिट स्वीकार करती है। मल्टी स्टेट का काम देखिए क्या क्या है। पहला, वो सदस्यों से अपने पैसा डिपॉजिट लेती है। दूसरा, लोन भी प्रदान करती है। जैसे हम बताते हैं कि हम सिक्योर लोन देते हैं, हम चाहें तो अनसिक्योर लोन भी दे सकते हैं, लेकिन हम सिक्योर लोन ही देते हैं मॉडल कोऑपरेटिव। तो हमारा मल्टी स्टेट का काम क्या क्या है, डिपॉजिट लेना, लोन देना, सेविंग के अकाउंट चलाना, जैसे बचत, हम आरडी कहते हैं ना, आरडी की योजनाएं है ना, फाइनेंशियल जो भी बाकी सारे प्लान है वो सारी चीजें हैं। ठीक है ना, इसमें अब इसमें क्या क्या है, ये एक तरह की बैंक नहीं है, अब उसका भी डिफरेंस मैं आगे चल के बताऊंगा। ठीक है, दूसरा ये है कि यहाँ पे कोई इंश्योरेंस वगैरह का फैसिलिटी नहीं होता है।
और ये जो काम होता है, हम सदस्य जो बनाते हैं, जो अपने पार्टनर्स, आप कह सकते हैं कि कंपनी को पार्टनर बराबर के हकदार होते हैं, जो भी इन्वेस्टर होते हैं, ठीक है, तो उनको लेके कोऑपरेटिव उन हिसाब से उसी गाइडलाइन पे फॉलो करती है। अब करंट का सिचुएशन समझने की जरूरी है कि 2026 में क्या चल रहा है इतिहास। आगे मैं और भी कुछ हिस्ट्री की बात करूंगा कि कौन सी कोऑपरेटिव जो थी वो बैंक हो चुकी है, किसको कब लाइसेंस मिला। फिलहाल ये समझिए कि भारत में हजारों सहकारी संस्थाएं काम कर रहे हैं, मैंने कोऑपरेटिव सोसाइटी। अब इसमें पिछले कुछ दिनों में इसमें काफी तेजी से बढ़ावा मिला है। इसकी कारण है डिजिटलाइजेशन। मतलब जैसे हम बताते हैं कि हमारे यहाँ आप जब भी पैसा डिपॉजिट करते हैं, आप उसे 3 जगह ट्रैक कर सकते हैं। पहला, तुरंत मैसेज आता है, जो पहले नहीं आता था किसी कोऑपरेटिव का। अब हमारे यहाँ कोई भी पैसा जमा करता है, चाहे वो किसी भी प्लान में जमा करे, उसके मोबाइल पे तुरंत बैंक की तरह मैसेज आता है। यानी डिजिटलाइजेशन का बढ़ावा मिला, इसकी वजह से थोड़ा सा विस्तार इसका बढ़ा, ठीक है। उसके बाद ऑनलाइन सारी चीजें शुरू हो गई, सदस्यता बनाना ऑनलाइन शुरू हो गया, भुगतान की प्रणाली ऑनलाइन शुरू हो गई। यानी कि पहले चीजें ऑफलाइन चलती थी, रजिस्टर में एंट्री होती थी, कैश का ज्यादा लेन देन कारोबार था, ठीक है। अब क्या हो गई, सारी चीजें ऑनलाइन हो गई, ट्रांजैक्शन ऑनलाइन हो गया, डिपॉजिट एंड मैच्योरिटी ऑनलाइन होगी। तो ये सारी चीजों का अब 2026 में थोड़ा सा ग्रोथ ज्यादा हुआ है, जब से डिजिटलाइजेशन की बढ़ावा मिला है, ठीक है। और इसमें जो भी चीजें होती हैं, ज्यादातर चीजें सामने होती हैं, कस्टमर के भी और हमारे मेंबर के भी। इसमें हिडन कुछ ज्यादा नहीं होता है। और इसके लिए मोरल ने तो और भी हिडन नहीं रखा है, उसने तो सीधे बायलॉज दे दिया है अपना कि ये हमारा बायलॉज है, ये हमारा लीगल डॉक्यूमेंट है, आप ले जाइए और किसी से भी कहीं से भी चेक करा लीजिए। तो मोरल ने तो बाकी सबसे ज्यादा पारदर्शिता कर दी है, और उसने अपना लीगल डॉक्यूमेंट ही अपने मेंबर को दे दिया है कि आप कहीं से भी किसी से भी चेक करा सकते हैं कि हम सही काम कर रहे हैं कि नहीं, ठीक है। कुछ सुधार बीच में हुए, जैसे 2011 में कुछ सुधार किया गया इसमें, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेशन का गठन किया गया, अलग अलग मंत्रालय बनाए गए इसको लेके, सहकारिता को लेके। 2023 में थोड़ा सा और इसमें डम्पसन हुआ, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव मतलब सुधार किया गया। इसको बोलते हैं कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2023 में एक एडम्पटन बनाया गया, जो लागू किया गया 2023 में। और इसको लेके थोड़ा सा शिकायत सुझाव ये सारे सिस्टम बनाए गए। कि पहले क्या था कि आप कोऑपरेटिव में पैसा जमा करते थे तो शिकायत करने का कहीं कोई ऐसा पोर्टल नहीं बना था कि कुछ आपके साथ हुआ तो आप शिकायत कर सकें। 2023 के बाद इसके लिए एक अलग से पोर्टल बनाया गया कि आप चाहें तो अपने शिकायत सुझाव उसमें डाल सकते हैं, कोऑपरेटिव से रिलेटेड जो आपके पास है, ताकि इसको ज्यादा से ज्यादा उस समस्याओं का समाधान निकाला जाए और कोऑपरेटिव को और ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाया जाए। तो 2023 में इसको लेके एक और चीजें बनी हुई, ताकि ज्यादा से ज्यादा शिकायत नियंत्रण कक्ष वगैरह बने। तो ये 2021 में थोड़ा सा कॉर्पोरेशन का गठन हुआ और विकास, मतलब अलग से एक मंत्रालय बनाया गया। 2023 में मल्टी स्टेट को एडमिशन किया गया, और शिकायत क्या कहते हैं उसको, मंत्रालय जो भी आप समझते हो, जहाँ पे निवारण मंत्रालय होता है, वो चीज दी। अब इसके फायदे क्या क्या हैं ये जानना जरूरी है कि अगर आप कोऑपरेटिव में अपना पैसा जमा कर रहे हैं तो जो हमारे साथ सदस्य जुड़ते हैं उनको फायदा क्या क्या मिलता है, बेनिफिट्स, लाभ, आप जो समझते हो। पहला, जो भी आपको पैसा आप जमा करते हैं उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक और बाकी जगहों से बेहतर मिलता है, पहला बेनिफिट। दूसरा, जो भी लोन मिलता है वो सिक्योर लोन मिलता है, और उसे आप पार्ट पेमेंट में करके और मंथली इंस्टॉलमेंट में भी करके, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। जो भी आप सिक्योर लोन उठाते हैं या जो भी लोन लेते हैं उसमें आपको ब्याज कम मिलता है। उसके साथ साथ आपको उसमें मिनिमम से मिनिमम बचत की सुविधा होती है, मतलब आप कम से कम पैसा भी जमा कर सकते हैं। बाकी जगह क्या है कि एक अमाउंट बना हुआ है कि आप इससे कम डिपॉजिट नहीं ले पाएंगे, या इस प्लान के अंदर हमारे यहाँ छोटा से छोटा आप 50 रुपए भी जमा कर सकते हैं। आज के डेट में 50 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कोऑपरेटिव ने फैसिलिटी दी है कि छोटे से छोटे अमाउंट को भी आप कोऑपरेटिव में जमा कर सकते हैं।
उसके बाद जो भी सदस्य होते हैं उनकी बराबर की भागीदारी होती है, और इससे इकोनॉमिकल मजबूती मिलती है, मतलब सशक्तिकरण, मतलब कह सकते हैं कि आर्थिक मजबूती लोगों के अंदर। ये सब फायदे हैं उन लोगों के लिए जो हमारे साथ जुड़ते हैं। ठीक है। अब सोसाइटी के लिए क्या फायदा है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलता है। जैसे हम लोग ही बैठे हुए हैं एग्जाम्पल में, यहाँ जितने लोग हैं वो सब स्वतंत्र हैं मोरल कोऑपरेटिव में काम करने के लिए। तो यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके अंतर्गत रोजगार की सृजन होती है। कंपनी ने कहा भी है कि आप जितने चाहें उतने सदस्य बना सकते हैं, तो रोजगार ज्यादा मिलता है। और रूरल लेवल तक, यानी हम कहें तो ग्रामीण लोगों का विकास ज्यादा होता है। आप देख रहे होंगे कि मोरल कोऑपरेटिव का सबसे ज्यादा टर्नओवर बिहार से आता है, और बिहार में 90% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है। सोच के देखिए कि मोरल का सबसे ज्यादा टर्नओवर बिहार से है। बिहार में 90% लोग एग्रीकल्चर पे डिपेंड है, मतलब रोजगार, उतना इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। और टर्नओवर यानी कि विलेज लेवल का विकास होता है यहाँ पे। जो लोग पैसा जमा करते हैं उनको समय पे पैसा मिलता है, चीज सर्विस अच्छी मिलती है, तो लोगों का विकास हो रहा है। सही समय पे मैच्योरिटी मिल जा रही है, घर के पास में उनको जमा करने की सुविधा मिल जा रही है। तो एक तरह की रूरल एरिया का डेवलपमेंट होता है समाज के लिए। ठीक है। उसके बाद एक फाइनेंशियल लोगों का समावेश हो जाता है एक जगह इकट्ठा, लोग एक दूसरे से जुड़ने लगते हैं, और लोगों के अंदर सेल्फ डिपेंडेंसी बढ़ने लगती है समाज में। इस कोऑपरेटिव की स्थापना जब से आई है, तो लोग सेल्फ डिपेंडेंसी इसको लेके समाज में काफी ज्यादा बढ़ गई है कोऑपरेटिव को लेके। और ये कोऑपरेटिव को मैं सिर्फ क्रेडिट कोऑपरेटिव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ पूरी कोऑपरेटिव को लेके, जो भी जितने विभाग हैं, जो चाहे वो, अब मान लीजिए कहीं जगह मिल्क की फैक्ट्री लगी हुई है, जहाँ गांवों से दूध जाता है, सभी लोगों ने गाय भैंस पाल रखे हैं, उनका उत्थान हो रहा है। तो इससे लेके काफी ज्यादा कोऑपरेटिव को लेके चीजें हुई हैं। अब इसमें ऐसा नहीं है कि हर जगह हर चीज बेनिफिट ही है। अब इसमें तो कुछ रिस्क भी है। रिस्क का मतलब है चुनौतियां, मतलब ये कह सकते हैं कि हाँ, रिस्क कह सकते हैं, रिस्क चुनौतियां वही है दोनों। अब इसमें होता क्या है कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, जो मैं बार बार अपनी मीटिंग में कहता हूं आप लोगों से, कि सब कुछ ठीक है, आप लीगल हैं, बहुत अच्छी बात है, आपका इन्वेस्टमेंट अच्छा है और अच्छी बात है, आपका एक्सपेंस अंडर कंट्रोल है, बहुत बढ़िया। लेकिन अगर मैनेजमेंट की नीयत खराब है, यानी जिसने इस कोऑपरेटिव की स्थापना की, जो इसको रेगुलेट कर रहे हैं, अगर उनकी नीयत सही नहीं है तो भी कुछ हो सकता है। और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मोरल की मैनेजमेंट को लेके हमेशा ताल ठोक के बात किया जाता है कि आपकी मैनेजमेंट बहुत दूरदर्शी है, मैनेजमेंट की नीयत अच्छी है। ये सारी चीजें सामने आपके एग्जाम्पल में हैं और दिख रही हैं। कर्मठ मैनेजमेंट है, तभी हम सीना ठोक के और ताल ठोक के बात करते हैं, और वो सब चीज देखने की जगह, परखने की चीज है। तो इसमें प्रबंधक की पारदर्शिता की अगर कहीं कमी हो जाती है, यानी कि जिसने कोऑपरेटिव की स्थापना की और उसके अंदर कुछ गलतियां हैं, कुछ कमियां हैं, तो भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं। ठीक है। अब थोड़ी बहुत मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इसको भारत सरकार रेगुलेट करती है, और उसकी जिम्मेदारी भी लेती है कि अगर आपने सही तरीके से सही समय में पैसा जमा किया है सही जगह, तो उसकी थोड़ी बहुत उसमें इन्वॉल्वमेंट होता है। जैसे एग्जांपल, अभी सहारा का जो भी पैसा मिल रहा है वो क्रेडिट कोऑपरेटिव में जमा है तो ही मिल रहा है, बाकी किसी और प्लान में जमा है वो पैसा नहीं मिल रहा है। अगर आपका कोऑपरेटिव में जमा है तभी सहारा पोर्टल से आप रिफंड ले रहे हैं, जो कोऑपरेटिव के, वो भी कोऑपरेटिव के पोर्टल से रहे हैं। और अब सहारा की बात आई तो मैं आप लोग की जानकारी के लिए बता दूं कि सहारा कोऑपरेटिव में 2010 में आई थी, जबकि वो चल रही थी 1985-86 से। तो डिवेंचर के नाम पे पैसा लेती थी, कोऑपरेटिव के नाम पे नहीं। और 2010 के बाद ही जिनका पैसा जमा हुआ है उसमें, उन्हीं को रिफंड मिल रहा है। ठीक है। तो इसमें प्रबंधक की पारदर्शिता, यानी मैनेजमेंट की ईमानदारी, नियत, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। दूसरा, कुछ लेन देन में अगर लोग गलती करते हैं, जैसे टाइम पे मैच्योरिटी पेमेंट नहीं करना, गलत जगह इन्वेस्टमेंट कर देना, है ना, जरूरत से ज्यादा कमीशन बांट देना, जबकि ये ऑडिट में एक निर्धारित है कि इससे ज्यादा आप खर्च नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसी गलतियां करते हैं। तो ये भी थोड़ा सा एक रिस्क का फैक्टर है जहां आप, ठीक है, या वहां जहां इन्वेस्टर कम है। अब संस्था की स्थापना होगी और लोग नहीं आ पा रहे हैं, इन्वेस्टर कम आ रहे हैं, या जो दे दिए हैं उनका सही जगह, तो इसकी वजह से भी थोड़ा सा
तो इसमें ज्यादा से ज्यादा आपको सदस्यों की भागीदारी बढ़ानी है। उसके बाद जो हम बार बार हम जिस चीज को रिपीट करते हैं, और देखिए बार बार वो आ भी रहा है, एक अनुभवी मैनेजमेंट, ये इस इंडस्ट्री में बहुत बड़ा रोल निभाता है। और ये रिस्क फैक्टर में एक बहुत बड़ा पॉइंट है कि प्रबंधक का अनुभवी होना या उसको सही तरीके के प्रबंधक का ना होना, ये एक बहुत बड़े रिस्क फैक्टर में आता है। और आप इसको लेके बहुत मजबूत हैं, बहुत सिक्योर हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। और बाकी बीच में जो अपडेशन चलते रहते हैं, गवर्नमेंट्स कुछ रूल्स लाती रहती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट को लेके कुछ कानून बना, तो उसको टाइम टाइम पे फॉलो अगर नहीं कोई करता है तो भी आप, जब ऑडिट्स होती हैं उसमें आप पकड़े जाते हैं, फॉल्ट होता है तो फिर आपके साथ कुछ दिक्कत है। तो वो चीजों को अपडेट करना, ये सारी चीजें हैं जो रिस्क सेक्टर में आती हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, अपनी जानकारी के लिए चीजें रहती हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा इसको समराइज कर लेते हैं, क्या क्या था, कब शुरू हुआ, 1844 में, ठीक है। इंग्लैंड से शुरुआत हुई, भारत में 1904 में आई। 2002 में इसके लिए एक अलग से कानून बना जो मल्टी स्टेट का बना। फिर 2023 में इसमें कुछ संशोधन हुआ, ठीक है। 2021 में फिर से इसके लिए अलग से मंत्रालय बनाया गया, सहकारिता मंत्रालय। और इसका मुख्य उद्देश्य सबको पता है कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए इसको किया गया है। हो गया। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझिए कि जो मैं अपने नॉर्मल मीटिंग में भी आप लोगों को बताता हूँ, डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, कि बैंक और कोऑपरेटिव, मोरल कोऑपरेटिव में क्या अंतर है या क्रेडिट कोऑपरेटिव में क्या अंतर है, ये मैं हमेशा हम चर्चा करते हैं, लेकिन आज इस पे